मॉड्यूल 1 लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड बीम। टाइटल डालो इसका, लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड बीम्स, lateral buckling of beams, factors affecting lateral stability, IS 800 codal provisions, design approach, lateral buckling strength of cantilever beam, lateral buckling strength of cantilever beams, continuous beams, beams with continuous and discrete lateral restraint, monosymmetric and non-uniform beams, design examples, concept of shear center, warping, monosymmetric and non-uniform beams, फिर डिजाइन एग्जांपल्स, कंसेप्ट ऑफ shear सेंटर, वार्पिंग, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टॉर्शन, ये है आपका यूनिट 1। यूनिट 2 या मॉड्यूल 2, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, यूनिट 2 और मॉड्यूल 2, बीम कॉलम इन फ्रेम्स, यूनिट 2 और मॉड्यूल 2, बीम कॉलम इन फ्रेम्स। इसमें लिखे बिहेवियर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग बीम कॉलम, effect of slenderness ratio, and axial force on modes of failure, फिर लिखें बाईएक्शियल बेंडिंग, फिर लिखें स्ट्रेंथ ऑफ बीम कॉलम, फिर लिखें स्वे एंड नॉन स्वे फ्रेम्स, ऐसी फ्रेम्स जिसमें स्वे होता है और ऐसी फ्रेम्स जिसमें स्वे नहीं होता। फिर है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स, फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स, मेथड्स इन IS 800, एग्जाम्पल्स, बिहेवियर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग बीम कॉलम, फिर इफेक्ट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो एंड एक्शियल फोर्स ऑन मोड्स ऑफ फेल्यूर, फिर बाईएक्शियल बेंडिंग, फिर स्ट्रेंथ ऑफ बीम कॉलम, फिर स्वे एंड नॉन स्वे फ्रेम्स, फिर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स, फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, मेथड्स इन IS 800 एंड एग्जाम्पल्स।
ये है आपका यूनिट 2। अब अगर अपने को नॉर्मल बीम और नॉर्मल कॉलम अगर डिजाइन करते नहीं आता तो अपन ये बीम कॉलम कैसे अपन डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट लिखें मॉड्यूल 3, स्टील बीम्स विथ वेब ओपनिंग। यूनिट 3 या मॉड्यूल 3, स्टील बीम्स विथ वेब ओपनिंग। शेप ऑफ द वेब ओपनिंग, इसमें लिखें अंदर शेप ऑफ द वेब ओपनिंग, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेल्यूर पैटर्न्स, analysis of beams with perforated webs, design of laterally restrained tessellated beams, for given sectional properties। फिर लिखें विरेंडिल गर्डर्स, analysis and design, विरेंडिल गर्डर्स, एनालिसिस एंड डिजाइन। फिर ले यूनिट 4 या मॉड्यूल 4, जो भी आप लिखना चाहें। कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शंस, टाइटल डालें उसका कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शंस। इसमें लिखें टेक्निक्स एंड प्रॉपर्टीज, कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शंस। इसमें लिखें टेक्निक्स एंड प्रॉपर्टीज। एडवांटेजेस, टिपिकल प्रोफाइल्स, स्टीफन्ड एंड अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स, लोकल बकलिंग इफेक्ट, इफेक्टिव सेक्शनल प्रॉपर्टीज, IS 801, इंडियन स्टैंडर्ड 801 एंड 811, कोडल प्रोविजंस, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बीम डिजाइन एंड कॉलम डिजाइन, पूरा वापस से पढ़ रहा हूँ मैं। कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शंस, इसमें सबसे पहले अपने लिखवाया था टेक्निक्स एंड प्रॉपर्टीज, फिर एडवांटेजेस, फिर टिपिकल प्रोफाइल, फिर स्टीफन्ड एंड अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स, लोकल बकलिंग इफेक्ट, इफेक्टिव सेक्शनल प्रॉपर्टीज, IS 801 and 811, कोडल प्रोविजंस। यूनिट 5 और मॉड्यूल 5, टाइटल डालो इसका फायर रेजिस्टेंस। इसमें लिखो सबसे पहले फायर रेजिस्टेंस लेवल, पीरियड ऑफ स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी,
properties of steel with temperature increase, properties of steel with temperature increase. फिर limiting steel temperatures, limiting steel temperature. फिर लिखो protected and unprotected members, protected and unprotected members. फिर methods of fire protection, methods of fire protection. Fire resistance ratings, fire resistance ratings. Numerical examples. The fire resistance Rating, RATINGS, फायर रेजिस्टेंस रेटिंग्स. इन पांचों यूनिट में अपने को लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम यहीं से शुरू करें अपन. तो सबसे पहला काम अपना होता है इसमें जो कोडल प्रोविजंस दे रखे हैं उनको एक बार पढ़ लें. तो बेहतर यह रहेगा कि आप IS 800 लेके बैठे हैं क्या? इसमें से क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ. इसमें खोलो सेक्शन 8, डिज़ाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग. कुछ अपन ने पिछली क्लास में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे हैं दोनों. खुल गया सेक्शन 8? yes sir, design of member subject to bending. ठीक है, डिज़ाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग. यहाँ से अपन ने ये 8.2.1 और 8.3, 8.2 और 8.3. देखिए 8.2 जो है वो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग फ्लेक्चर. इसमें दो डिवीजन है. 8.2.1 इसमें लेटरली सपोर्टेड बीम. इसका एक न्यूमेरिकल अपन ने पिछले ACDP में कर चुके हैं एक. Yes sir. फिर 8.2.2 लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स. इसका भी एक न्यूमेरिकल अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं. तो लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड वहां दोनों अपने यूनिट में थे. Yes sir. यहां अपने पास सिर्फ लेटरली अनसपोर्टेड है. तो पिछली क्लास में अपन ने लेटरली अनसपोर्टेड का जो न्यूमेरिकल करा था उसको अपन फिर से करेंगे कल मतलब नेक्स्ट क्लास में. वहां से अपन इसको चालू करेंगे. उसके पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी कोडल प्रोविजंस दे रखे हैं ये सारे पढ़ना है, क्योंकि वहां तो केवल अपन ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम करा था. यहां अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ साथ कंटिन्यूस और कैंटिलीवर बीम्स भी साथ में देखना है. तो जब आप देखिए इसको आगे बढ़ाएं, 8.4 शेयर के बाद आगे बढ़े 8.5 स्टीफन्ड वेब पैनल्स. फिर टेबल नंबर 16 देखें, इफेक्टिव लेंथ फॉर कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L, क्लॉज 8.3.3, क्लॉज 8.3.3 for cantilever beams of projecting length L, the effective length LLT, effective length for lateral torsional buckling LLT, जो कि कोड डिक्लेयर करता है, उसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए तो टेबल 15 अपन ने यूज करी है. पिछली बार जब अपन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी तब अपन ने टेबल 15 यूज करी थी. पर अगर आपका बीम कैंटिलीवर है तो उस केस में आपको टेबल नंबर 16 यूज करना है. इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड फॉर लेटरल टॉर्शनल बकलिंग. टेबल नंबर 16 मिल गई सबको? तो टेबल नंबर 16 का यूज करके आपको कैंटिलीवर बीम्स की डिजाइन करनी है. तो इस टेबल को मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये बीम वाला जो सेक्शन है एक बार आप पूरा फिर से पढ़ लें. कोई भी अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो क्लास में पूछें. अपन कल जब नेक्स्ट क्लास अपनी लगेगी अपन अनसपोर्टेड
यानी कि लेटरली अनसपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से अपनी क्लास चालू करेंगे। कोड जो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, क्लॉजेज, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको जितनी भी डिजाइन करनी है उसमें सारे कोडल प्रोविजंस आपको अप्लाई करनी है। मतलब आपको हर वेराइटी का बीम डिजाइन करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम और फिर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो अपने को तीन ही टाइप के बीम को एनालाइज करना, मतलब उनकी प्रॉपर जो भी लोडिंग कंडीशन दे रखी है, जो भी लोड्स उसके ऊपर दे रखे हैं, इनमें भी यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो सकता है, वेरिंग यूडीएल भी हो सकता है, पॉइंट लोड्स भी हो सकते हैं। तो जो भी लोडिंग कंडीशन दे रखी है बीम पे, आपको उस बीम को एनालाइज करना और उसके बाद इन कोडल प्रोविजंस का यूज़ करके, सेक्शन नंबर 8 के जो कोडल प्रोविजंस हैं इनका यूज़ करके उस बीम को डिजाइन करना। यह है आपका यूनिट 1 का काम। क्लियर? तो सेक्शन 8 को पहले अच्छे से पढ़ लें पूरा। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है वो पूछें। तो ये है सेक्शन 8। ठीक है, फिर आगे बढ़िए कोड खोल के, इसमें आप जाइए सेक्शन 9। मिल गया? मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड फोर्सेस, कंबाइंड शियर एंड बेंडिंग। 9.2, 9.1, 9.2 मिल गया। इसमें डिफरेंट वेराइटीज के जो सेक्शंस हैं, जैसे प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन है, उसके लिए 9.3 आ जाइए। रिडक्शन है हाई शेयर वाले, सबसे पहले 9.2 में हाई शेयर कंडीशन में बेंडिंग स्ट्रेंथ में रिडक्शन करने का एक एक्सप्रेशन दे रखा है। फिर 9.3 जब आप लेते हैं तो 9.3 में कंबाइंड एक्शियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इस एक्सप्रेशन का यूज करना भी मैंने आप लोगों को बताया है। N/ND और My/MDy, ये एक्सप्रेशन का यूज जो था अपन ने पिछली क्लास में करा है। अपन इससे रिलेटेड जो यूनिट 2 जो है आपका बीम कॉलम फ्रेम मेंबर, तो फ्रेम मेंबर बीम कॉलम के जब अपन डिजाइन करेंगे तो अपन ये सेक्शन नंबर 9 के जितने भी प्रोविजंस हैं, कॉम्पैक्ट सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, 9.3.1.3, यहाँ पर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन का कंडीशन दे रखी है। फिर आगे बढ़ेंगे 9.3.2। इस 9.3.2 में ओवरऑल मेंबर स्ट्रेंथ, ओवरऑल बकलिंग फेलियर कैसे चेक करना है किसी भी मेंबर का, ये दे रखा है। ये एक्सप्रेशन अपन ने पिछली क्लास में यूज नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ अपन ये जो भी डिजाइन करेंगे उसमें 9.3.2 इसको भी अप्लाई करके आपके एलिमेंट की, वो जो एलिमेंट जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं बीम कॉलम, बीम कॉलम एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर एक्शियल फोर्स के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी अप्लाई होती है। और जितने भी फ्रेम एलिमेंट हैं आपके, चाहे वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के हो या बड़ी स्ट्रक्चरल बड़ी इंडस्ट्रियल फ्रेम हो, उन सब में जो भी एलिमेंट यूज़ होते हैं नॉर्मली, हर एलिमेंट में जो है बेंडिंग और एक्शियल फोर्स दोनों साइमल्टेनियसली एनालाइज जब आप करते हैं एलिमेंट को तब आता है। तो फील्ड में आपको ऐसे मेंबर्स या ऐसे एलिमेंट्स जिसके ऊपर बेंडिंग और एक्शियल फोर्स, अब जहाँ भी बेंडिंग आएगी वहाँ शियर फोर्स तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, उनकी डिज़ाइन कैसे करनी है ये इन एक्सप्रेशन का यूज़ करके अपने को करना है। ठीक है, तो यूनिट 2 जो है वो आपका सेक्शन नंबर 9, इसकी हर एक्सप्रेशन का अच्छे से यूज़ करना अगर आप सीख गए तो आपका यूनिट 2 कवर हो जाएगा। यूनिट 3 क्या है देखो ज़रा। ऐसे बीम्स जिनमें शेयर फोर्स जनरली कम होता है, सिर्फ बेंडिंग के लिए जो बीम्स डिजाइन किए जाते हैं, वहाँ पर जो वेव अपन डालते हैं नॉर्मली, ये अपन जब बीम डिजाइन करते हैं तो अपना क्राइटेरिया क्या रहता है, बीम में अपन ने जितने भी बीम डिजाइन करे हैं वहाँ क्या रहता है, फ्लेंजेस जो है वो बेंडिंग को रेजिस्ट करेगी और वेव जो है वो शियर फोर्स को रेजिस्ट करेगी। ये अपना जनरल
डिज़ाइन करने का बेसिक क्राइटेरिया रहता है। तो फील्ड में जब आप जाते हैं तब आपको कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ तो ज़्यादा चाहिए पर शेयर स्ट्रेंथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो वेट ऑफ द वेब को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, वेब का जो एरिया रहता है उसमें से स्टील कम कर देते हैं। आपने देखा, आपने अगर कभी अपने कॉलेज में देखा होगा, कॉरिडोर में आपने एक बीम गर्डर लगा हुआ है, बड़ा कॉरिडोर बीच वाला, वहाँ पर वेब ओपनिंग वाला जो एक बीम लगा हुआ है, ऊपर देखना, कभी कॉलेज आओ तो वहाँ देखना। फिर एक कैसेलेटेड बीम है, जैसे आई सेक्शन है उसको एक प्रॉपर पैटर्न में अगर आप कट करें और एक थोड़ा सा स्लाइड करके रिकनेक्ट कर दें तो उससे कैसेलेटेड बीम बन जाता है। मतलब ऐसे बीम्स जिनमें वेब में जो रहता है वो ओपनिंग दी गई हो। लेटिस्ड गर्डर भी उसी कैटेगरी में आती है बेसिकली। तो बेंडिंग जो है वो मेन फ्लेंज मेंबर जो रहता है वो रेजिस्ट करेगा और शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए वर्टिकल और डायगोनल एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 जो है इसके ऊपर एक कोड भी है, SP6 डाउनलोड करना। SP6 का पार्ट 6 वहाँ कैसेलेटेड बीम की डिजाइन का पूरा एग्जाम्पल है। जब आप डाउनलोड करें स्पेशल पब्लिकेशन 6, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, उसके अलग अलग पार्ट का टाइटल पढ़ना, उसमें बीम्स विथ वेब ओपनिंग और कैसेलेटेड बीम्स इनके आपको पार्ट मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करना। ठीक, तो अगर आपके पास सारे कोड जो डिज़ाइन में अपने को यूज़ करने वाले वो नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर यूनिट की आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। और कोड होने का मतलब ये नहीं है कि कोड रखे रहें, उन कोड को आप पढ़ें, उसके वर्ड्स सेंटेंस में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डिस्कस करें क्लास में, पूछें, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कोडल प्रोविजन को तो न्यूमेरिकल करते समय उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपना मेन पर्पस क्या है, बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो भी कोडल प्रोविजंस अपने को दिए गए हैं उन सारे कोडल प्रोविजंस को अप्लाई करके स्ट्रक्चरल एलिमेंट की डिजाइन करनी है, ये अपना मेन पर्पस है। ठीक है, यूनिट 4 क्या है, कोल्ड फॉर्म्ड सेक्शंस। अपन ने अभी तक ये यूनिट 1, 2, 3 में जितने भी सेक्शन हैं सब हॉट रोल्ड सेक्शन होते हैं। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोल्ड फॉर्म्ड सेक्शन क्या होते हैं। कोल्ड फॉर्म्ड सेक्शन जनरली थीन प्लेट्स को बेंड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, हॉट रोल्ड सेक्शन में हॉट मोल्टन मेटल को मोल्ड्स में डालते हैं और वो मोल्ड्स से बाहर दूसरी तरफ से आपको रेडीमेड सेक्शन मिल जाता है। कोल्ड फॉर्म्ड सेक्शन में क्या होता है, थीन प्लेट्स को रिक्वायर्ड जो शेप है उसमें बेंड किया जाता है और एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अब चूंकि थीन प्लेट्स यूज होती है तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर सिलेंडर सेक्शंस। तो सिलेंडर सेक्शन की डिजाइन में IS 800 का यूज नहीं होता। इसमें कहीं IS 800 में लिखा हुआ है कि IS 800 सिलेंडर सेक्शन की डिजाइन के लिए नहीं है। ये प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन की डिजाइन के लिए IS 800 का यूज़ करना है। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन सिलेंडर सेक्शन का की डिजाइन करने के लिए आपको दूसरा कोड लगेगा। ठीक है, तो जो भी उसके लिए कोड यूज़ हो रहा है, जैसे नॉर्मली 801 और 811, इनका यूज़ करके इनकी हेल्प से आप कोल्ड फॉर्म्ड सेक्शन की डिजाइन कर सकते हैं। तो वो आप एक तो डाउनलोड कर लेना दोनों। फिर नेक्स्ट क्या है, अगला यूनिट मेरे ख्याल से फायर रेजिस्टेंस है। ठीक है, IS 800 खोलें, सेक्शन 16 पेज नंबर 105 मिल गया। तो यूनिट 5 में अपने को बेसिक फायर रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो डिज़ाइन करनी है
तो सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, वहाँ से ही शुरू होता है। तो ये फायर रेजिस्टेंस वाले जो सेक्शन है इसमें जो भी क्लॉजेस दे रखी है इनको पढ़ना और डिज़ाइन में अप्लाई करना। ये आपका यूनिट 5 है। ठीक, फिर प्रैक्टिकल फील्ड के कंसिडरेशन से यूनिट नंबर 17 फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन। तो यूनिट 16 जो है वो आपका मतलब सेक्शन 16 जो है वो आपका यूनिट 5 कवर कर लेगा। ठीक है, अब इस सिलेबस में कोई वर्ड या कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न हो तो बताएं, पूछें, अपन डिस्कस कर लें। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। कोई चीज़ क्या होती है, ऐसा कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ये क्या है, ये नहीं समझ में आया, तो वो मैं बता देता हूँ। स्वे शब्द कब यूज़ किया जाता है? बी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नॉर्मली एक्शियल लोड जब किसी फ्रेम पे अप्लाई किया जाता है तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होते उसमें। तो अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन स्वे फ्रेम है, और एक्शियल लोड अप्लाई करने के कारण लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहे हैं तो वो स्वे फ्रेम्स हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली कब होते हैं और कब नहीं होते? तो जो स्वे कॉजिंग चीज़ें जो अपन बी में पढ़ते हैं उनमें सबसे पहले होता है फोर्स। अगर फोर्स कंसेंट्रिक लग रहा है तो स्वे नहीं होगा, एक्सेंट्रिक अगर फोर्स लगेगा तो स्वे होगा। फिर दूसरी चीज़ होती है सिमिलरिटी, स्टिफनेस। अगर स्टिफनेस का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है तो स्वे नहीं होगा, और स्टिफनेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ का जो कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, दूसरी तरफ के कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम या ज़्यादा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम या ज़्यादा हो गया। तो स्टिफनेस क्या नॉर्मली अपन देखते हैं, वो क्या देखते हैं, EI/L। तो I अगर चेंज हो गया तो स्टिफनेस बदल गई। लेंथ यानी कि हाइट अगर चेंज हो गई तो भी स्टिफनेस में फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर दोनों वर्टिकल लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट की स्टिफनेसेस अगर सेम नहीं है, आइदर ड्यू टू चेंज इन क्रॉस सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ, तब भी आपकी जो फ्रेम है उसमें स्वे आएगा। टॉस 1 और टॉस 2 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ अपन पढ़ते हैं, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 और स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 बी में अपन पूरा स्वे फ्रेम और नॉन स्वे फ्रेम का एनालिसिस अलग अलग करते हैं। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना, नहीं कोई डिफ़िकल्टी, उसके बाद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आज की क्लास में यहीं बंद कर रहा हूँ।